मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार सेशन पर। लगातार जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको हमने बताया था कि अभी तक हम लोग आगे का जो पार्ट्स पढ़ेंगे वह आकाश गंगा से संबंधित बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड और आकाश गंगा का जो ये हमारा सिलसिला चल रहा है, तो दोस्तों पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में जान लिया है और अब हम लोग आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। नो डाउट से यह आकाश गंगा ब्रह्मांड का ही पार्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग से ले लिया है और लगा करके। तो आज हम लोग आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे और अगर समय रहता है तो आज आकाश गंगा के अंदर जो हमारा सूर्य है उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो देर किस बात की नहीं, जल्द से जल्द एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत शानदार बातें करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आकाश गंगा से संबंधित चर्चा शुरू करते हैं। आकाश गंगा नाम ही है आकाश गंगा। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। ठीक, अब देखे होंगे गैलेक्सी, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत चर्चित वर्ड है। विशालकाय पुंज आकाश गंगा। देखिए दोस्तों, जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम है, पहली बात तो जान लीजिए, मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। या फिर इसी का जो बहुत बड़ा पार्ट्स है, जिसे एक तरह से दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, या मिल्की वे भी कहा जाता है, मिल्की वे। ठीक है, मंदाकिनी या मिल्की वे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा से जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगा आई कहाँ से? तो वही जो सिंगुलरिटी नामक पिंड था, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, वही में जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो अनेक छोटी छोटी क्या होती हैं, आकाश गंगाएं निकल करके आती हैं। ठीक है, अब ये पिंड मैं यहाँ छोटा दिखाया हूँ, लेकिन है ये बहुत बड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ऐसे अनेकों आकाश गंगाओं का जन्म हुआ था। और ये आकाश गंगाओं में भी क्या है दोस्तों, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल है। स्वयं कहानी, जी हाँ दोस्तों, आकर्षण की शक्ति है और ऊर्जा भी है। तो इस तरह दोस्तों ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दोस्तों, जो आकाश गंगा हैं, एक आकाश गंगा का निर्माण, एक आकाश गंगा का निर्माण, एक आकाश गंगा का निर्माण लगभग 100 अरब, ठीक है, लगभग निर्माण लगभग 100 अरब तारों से हुआ है। ठीक है, तारों से हुआ है। अगर हम कहें तो 100 अरब मिलते हैं, 100 अरब तारे लगभग मिलते हैं, तो जा करके एक आकाश गंगा का निर्माण कर सकते हैं। जबकि इन तारों का निर्माण, याद रखिएगा, आकाश गंगाओं से हुआ है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि एक आकाश गंगा का निर्माण लगभग 100 अरब तारों से हुआ है। तो कहने का मतलब एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे समाहित हो सकते हैं, या एक आकाश गंगा से 100 अरब तारों का निर्माण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो
कि एक आकाश गंगा का कितना बड़ा पार्ट होता होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आकाश गंगा में ही, जी हाँ दोस्तों, भुजा होती है। ठीक है, क्या होती है? भुजा होती है। तो इसकी दो जो भुजाएं हैं, ठीक है, ओरनियस सिग्नस का नाम आपने सुना होगा, और जी हाँ दोस्तों सेंटोरस का नाम आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब ऑरियस सिग्नस जैसी भुजा, अर्थात इसकी जो दो भुजाएं हैं वह घूर्णनशील हैं। एक भुजा दोस्तों अभी घूर्णनशील में नहीं पाई गई है, कहने का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के 3 भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। ठीक है, इन भुजाओं का निर्माण, ठीक है, भुजाओं का निर्माण आकाश गंगा से हुआ है। ठीक है, सॉरी, इन भुजाओं का निर्माण तारों से हुआ है। किससे? तारों से हुआ है, याद रखिएगा, तारों से हुआ है। तो जैसे कोई आकाश गंगा है, ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए यह कोई आकाश गंगा है। ठीक है, आकृति में, संरचना के अनुसार बहुत सारी प्रकार की आकाश गंगाएं होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आकाश गंगा है, तो इसमें जो ये भुजा है उसमें क्या है दोस्तों? तारों से हुआ है। ठीक है, ये भुजा का निर्माण किससे हुआ है? तारों से हुआ है। ये बातें आपको समझाना चाहता हूँ मैं। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ऐसे जब कोई आकाश गंगा होगी तो उसमें क्या होगा? तारों से निर्माण होता है उनकी भुजाओं का। साथ ही साथ दोस्तों जो आकाश गंगा होती है, मान लीजिए आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में, ये हमारी आकाश गंगा मान लेते हैं मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? बल्ज कहा जाता है। केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए, आकाश गंगा के केंद्र को, आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। ठीक है, बल्ज कहा जाता है। और इस बल्ज का निर्माण जो हुआ है, जहाँ पर तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, मतलब पास आकर के मिलते हैं, वहीं पर होता है ये पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तारों का सर्वाधिक संकीर्ण, तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण केंद्र में होता है। ठीक है, तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? केंद्र में होता है, जो सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा नहीं। और केंद्र के पास ही क्या होता है दोस्तों? जो द्रव्यमान होता है उसका मान बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इतना ज़्यादा घनत्व हो जाता है कि रिकॉर्डन बहुत ज़्यादा होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर एक बूंद, अर्थात कोई भी लिक्विड डाल दिया जाए, चाहे जल ही ले लीजिए, अगर डाल दिया जाए तो लगभग 20,000 हाथियों के बराबर उसका भार हो जाता है। तो आप समझ सकते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पर कितना ज़्यादा बढ़ कर के पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप इसको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार बातें हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो हमारी आकाश गंगा है, मंदाकिनी जो है, वहाँ पर ब्लैक होल स्थित है। ठीक है, क्या है? ब्लैक होल स्थित है। और ब्लैक होल को क्या कहा जाता है? सुपर मैसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मैसिव कहा जाता है। तो जैसे यह क्या है दोस्तों? आकाश गंगा मैं बना रहा हूँ,
ऐसी है हमारी आकाशगंगा। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, बनाने में क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा तो बनेगा। तो कहने का मतलब ये जैसे हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, ये जैसे आकाशगंगा है हमारी। तो जब ये आकाशगंगा को आप देखेंगे तो इसकी जो आकृति है वह तस्तरी नुमा है। कैसी है? तस्तरी नुमा है। और तस्तरी नुमा का मतलब तो आप जानते ही हैं, एक तरफ थोड़ा सा लंबा लंबा, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ। तो दोस्तों तस्तरी नुमा है और कहीं कहीं पर आपको जो सर्पिलाकार दिखाई देता है वह सर्पिलाकार बताया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आए डाटा के अनुसार यह बताया गया कि जो हमारी मंदाकिनी है वह दंड सर्पिलाकार है। ठीक है, कैसी है? दंड सर्पिलाकार है। यह बताया गया है कि हमारी जो मंदाकिनी है वह दंड सर्पिलाकार है। कभी भी अगर आकृति को लेकर के आता है मंदाकिनी के, तो दोस्तों अगर नया डाटा वर्तमान का देता है तो दंड सर्पिलाकार, नहीं फिर सर्पिलाकार ही दे करके आपको रोक लेता है और वहाँ पर आपको सर्पिलाकार पर ही टिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखते जाइएगा, बातें बहुत शानदार होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा के जो पूरा पार्ट्स है उस पर एक एक बात कर लेते हैं तो बहुत शानदार रहेगा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक निकट की आकाशगंगा, निकट की आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा है, जो हमारी आकाशगंगा से, हमारी आकाशगंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष है। कहीं कहीं पुस्तक में आपको 2.2 मिलियन दिया रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं ऐसे दे देता है, दूर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। तो इसको भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 9.46 गुणित 10 के पावर, जी हाँ दोस्तों, 15 मीटर दिया रहता है अगर मीटर में है, अब अगर किलोमीटर में है तो 12 दिया रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इतना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये एक प्रकाश वर्ष का मतलब सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई जो प्रकाश की कुल दूरी होती है उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को कहा जाता है क्या दोस्तों? जो सूर्य का प्रकाश है एक वर्ष में नहीं, याद रखिएगा। आप जानते हैं सूर्य के
प्रकाश की गति, सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह जान लीजिए और समझ लीजिए एक वर्ष में कितना प्रकाश ये नहीं चलता होगा। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से एक और जान लीजिएगा, 1 पारसेक बराबर, सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। तो इस तरह यहाँ से भी बातें निकल करके आई हैं, इनको भी नोट करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, कई महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट करना चाहिए था, जानना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। आइए आप देखिए दोस्तों, आगे की बातें समझते हैं। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले भाग को कहा जाता है, भाग को कहा जाता है। ठीक है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले भाग को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का व्यास, क्या व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हो। चलिए अगला पॉइंट, सूर्य हमारी आकाशगंगा का, हमारी आकाशगंगा का, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो लगभग 25 करोड़ वर्ष में 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा की एक परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों,
सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम वो चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं जो एग्ज़ाम से हट करके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके प्रश्न बनने की 100% संभावना बन रही है कि दोस्तों इस क्षेत्र में बन सकता है, उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नहीं बताने के लिए नो डाउट्स एक एक बातें अगर कर लिया जाए, उठा लिया जाए, तो कम से कम 4 से 5 दिन में नहीं खत्म होता है। ब्रह्मांड भी अथाह सागर है ब्रह्मांड में बताने का। दोस्तों, क्वासर्स है, पल्सर्स है, ठीक है, ध्रुव तारा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जब आप हम लोग बात करें, जैसे एक्स किरणें हैं जिसकी खोज रॉन्टजन ने किया था, अगर उस पर भी बातें करें तो बहुत बड़ी बातें हैं। जी हाँ, 45 दिन में आपका कोई माई का लाल जियोग्राफी अगर कहें कि संपूर्ण ख़त्म कर दे तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी का बहुत बड़ा सेशन है अपने आप में, वो भी फिजिकल है, पॉलिटिकल है, साथ ही साथ वर्ल्ड जियोग्राफी है और इंडियन जियोग्राफी भी है। तो दोस्तों, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप भी नहीं परेशान होंगे और दोस्तों हमें बताने में आसानी रहती है कि बच्चों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया से क्लास कराई जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जान लीजिए। तो ये था सूर्य हमारी आकाशगंगा का क्या है दोस्तों, एक तारा है जो लगभग याद रखना 25 करोड़ वर्ष में एक 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा की एक परिक्रमा करता है, ठीक है, एक परिक्रमा करता है। देखिए दोस्तों, एक तारा और होता है। अब देखिए, जब तारा पे बात उठ गई है तो तारा भी आप समझ लीजिए। तारा 3 प्रकार के होता है रंग के आधार पर। तारा स्टार 3 प्रकार के होते हैं। एक नीला तारा होता है, ठीक है, एक पीला तारा होता है और एक लाल तारा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि नीला तारा वह तारा होता है जो अपने यंग अवस्था में होता, मतलब यंग क्या अर्थात युवा अवस्था में होता है, जिसमें बड़ा तेज होता है, मतलब वेग बहुत ज़्यादा। जब बच्चा अर्थात पैदा होता है तो देखे होंगे, जैसे ही वो थोड़ा छोटा से जैसे 2-3 साल का होता है तो उसके अंदर चंचलता आपने देखा है, उसमें वेग कितना होता है, आकर्षण शक्ति, गिर जाए फिर उठ करके भागने लगता है, फिर दोस्तों चाहे जितना दौड़ा दो थकता ही नहीं है ना। जी हाँ दोस्तों, तो उसी तरह यहाँ पर तारा भी होता है जब अपने युवा अवस्था में है, याद रखिएगा नहीं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही दोस्तों यह लंबे समय तक अर्थात जीवित रहता है। पीला तारा वह तारा होता है जैसे जवानी का होता है, कहने का मतलब हो अपनी आधी उम्र जी चुका हो, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा एक नीला तारा में अगर हम बात करें तो साइरस का नाम आता है। साइरस डॉग स्टार का नाम सुने होंगे, डॉग स्टार। तो दोस्तों जो डॉग स्टार है वो इसी में है और पीला तारा में आपका सन है, सूर्य है। तो कहने का मतलब पीला तारा वह तारा है जो अपनी आधी आयु जी चुका है, ठीक है ना दोस्तों। अब वो जवानी में आने के बाद अपना क्या होता है, आदमी समझदार होता है, उसके अंदर से चंचलता चली जाती है, वह सूझबूझ कर करके काम अब करना शुरू करता है, ठीक है, यंग अवस्था। फिर दोस्तों आपका लाल तारा वह तारा होता है जो अपनी अंतिम अवस्था में आ चुका है, ठीक है, और यहीं से जी हाँ दोस्तों रक्त दानों में बदलता है, जो अर्थात जी हाँ दोस्तों जिस तरह मनुष्य की मृत्यु होती है तो देखे होंगे अंतिम समय थड़पड़ाता है। जी हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं ना, याद रखिएगा, बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसी तरह दोस्तों यह भी है कि जब अर्थात अपने समय में तारा भी आता है तो इसमें भी एकदम लाल हो जाता है, वेग बढ़ जाता है और साथ ही साथ दोस्तों
इसी को रक्त दानव कहा जाता है। और जो सुपरनोवा का नाम सुने होंगे ना दोस्तों, तो यहीं से समझ में आता है आपका। तो अंतिम अवस्था के तारे को जी हाँ दोस्तों लाल तारा कहा जाता है, जब अपने अंतिम दिन में ख़त्म होने के समय में आता है। तो इसका हमने एग्जाम्पल भी बहुत बार दिया है लोगों को, नहीं आपको भी बता दें, जैसे गैस होती है, गैस जब गैस आप जो खाना वाना विद्यार्थी लोग बनाते हैं, तो जब गैस अर्थात फुल होती है तो देखिए तेज करिए, तो जो सबसे ज़्यादा अर्थात ऊपर जलता हुआ पार्ट होता है देखेंगे वो नीला नीला जलेगा, ठीक है। बीच का पार्ट पीला जलता है, और जब गैस खत्म होने की बारी आती तब वह लाल रूप ले लेती है, ठीक है। कारण यही होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं तारे को लेकर के भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। एक है हमारा डॉग स्टार, साइरस तारा। जो साइरस तारा है, जैसे यह है हमारी मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी से ये तो बहुत दूर है, लेकिन पृथ्वी की दृष्टि से समझे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है हमारा सूर्य, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा सूर्य है। ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और ये है हमारा, ठीक है ना दोस्तों, डॉग स्टार, याद रखिए। यहाँ पर आकृति भी डॉग स्टार जैसे बनती है, कुत्ते की जैसे जब देखोगे तो कई तारों को मिल करके एक डॉग स्टार जैसे आकृति भी बनती है, ठीक है। इसीलिए इसको डॉग स्टार नाम दिया गया है। तो दोस्तों यह हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, 9 प्रकाश वर्ष दूर है हमारी पृथ्वी से। साथ ही साथ इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान सूर्य से दुगुना है, मतलब बहुत ज़्यादा है, 2 गुना है। और यह सूर्य से 20 गुना अधिक, 20 गुना अधिक चमकता है। अब आप समझ सकते हो, आपका सूर्य जो आपसे कितना है, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और इतना ज़्यादा प्रकाश कर देता है कभी कभी कि बाहर निकलना ऐसा लगता है जान ले लेगा, ठीक है ना दोस्तों। वहीं पर आप देखिए कि आपके सूर्य से 20 गुना या हमारे सूर्य से 20 गुना ज़्यादा अधिक तेज चमकता है। कौन भैया, अर्थात साइरस। अब ये सोचिए, अगर ये सूर्य जैसे हमारी पृथ्वी से पास होता तो क्या स्थिति करता है, आप समझ सकते हो। तो आप कहोगे सर इसका प्रकाश कहे नहीं आ रहा है। दोस्तों आप जानते नहीं हैं ये पृथ्वी से बहुत दूर है, और सूर्य क्या, सूर्य जैसे पता नहीं असंख्य तारे हैं जो सूर्य से बहुत बड़ी बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़े बड़े प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन क्या कारण क्या है, वह हमारी पृथ्वी से अत्यधिक दूर हैं। इसी के कारण उनका प्रकाश क्या है, पृथ्वी पर, जी हाँ दोस्तों, बहुत देर में आता है, और जिसके कारण वह आपको क्या होता है, रात्रि अकेल में दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। कारण यही सब है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आकाश गंगा के बारे में पढ़ते रहे, और आकाश गंगा जो हमारी है उसके केंद्र में एक बेलनाकार, जैसे क्या है ये केंद्र है, तो यहाँ पूरा वाइट कर दिया जाए। केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं।
केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। तो इसी केंद्र में याद रखिएगा एक बेलनाकार, याद रखिएगा भैया, ब्लैक होल है। ठीक है, एक बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब एक तरह से, जी हाँ दोस्तों, इसकी आकृति जैसे गांव में क्या है ना, मसाला देखे हैं जो माताएं बहनें पीसती हैं, ठीक है, सिल में, याद रखिएगा, तो उसी तरह है। गांव में उसको शुद्ध हिंदी में तो सिल और लोढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और गांव में तो बड़ी विचित्र लोढ़वा बोल देते हैं। ठीक है, तो लोढ़े की तरह नज़र आता है। तो इस तरह दोस्तों आप देख लीजिएगा, और इसका नाम जो है वह है सुपरमेसिव। ठीक है, सुपरमेसिव नाम है, ये बातें भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सुपरमेसिव, इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है, और आपके सामने हमने बता दिया है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक बात हमने आकाश गंगा से संबंधित कर ली है। अगर आप पूरा देखेंगे तो दोस्तों हमने अच्छे से समझा दिया है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, और आपको हर एक पार्ट से समझ में भी आ गया है। एक और तारा है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, एक तारा और है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह हमारी सूर्य से, या सॉरी हमारी पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 4.3 के आसपास प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, पृथ्वी से इतना दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, और दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। और तीसरा निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है। ठीक है, तीसरा निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है। लेकिन सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को माना जाता है, दूसरे निकटतम तारे को अल्फा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कैसा है? अर्थात आपका सूर्य है, जो यह एक पीला तारा है, जो एक क्या है? पीला तारा है। तो यहाँ से भी बातें पूछी जाती हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें पर बात करना है। अब हम लोग चलेंगे सौर मंडल से संबंधित बातें करने। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अगर हम यहाँ हेडिंग डाल लेते, दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ हेडिंग जो यहाँ ब्रह्मांड और आपका आकाश गंगा डाल दिए हैं, अगर यहीं से एक चीज़ और डाल लेते तो आपका और अच्छा हो जाता। ब्रह्मांड वाला पार्ट तो हम पिछले वाले में पढ़ लिए थे। यहाँ आकाश गंगा और सौर मंडल डालना चाहिए था, क्योंकि आज सौर मंडल की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा सौर मंडल चल रहे हैं, सोलर सिस्टम पर बात करने। ठीक है, चलिए सौर मंडल,
आइए, सौर मंडल को कहा जाता है सोलर सिस्टम। ठीक है, और सौर मंडल, जी हाँ दोस्तों, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ठीक है, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि का सम्मिलित रूप है। ठीक, तो सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि का क्या है, सम्मिलित रूप है। ठीक है ना दोस्तों, आदि का क्या है, सम्मिलित रूप है। अब इसी में जो हमारा सूर्य है, आज उस पर हमें बातें करनी है। किस पर, सूर्य से संबंधित बातें। तो चलिए दोस्तों, सूर्य पर बातें करते हैं ना। सूर्य, सन। देखिए दोस्तों, जो हमारा सूर्य है, सौर मंडल का जन्मदाता कौन, तो सौर मंडल का जन्मदाता है सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता कौन, तो सौर मंडल का जन्मदाता है सूर्य। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। आइए दोस्तों, अब हम लोग सौर मंडल से संबंधित पूरी बातें एक एक करके करते हैं और यहाँ से हर एक पार्ट्स पर चर्चा किया जाए। ठीक है, तो जो ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना दोस्तों, जो हमारा सूर्य है, ध्यान से समझिए, सूर्य, ठीक है, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, लगभग में 109 गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यहाँ से भी देख लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य की कुल 6 परतें होती हैं। मेन जो आंतरिक 3 परतें मेन हैं और 3 परतें इसकी वायुमंडलीय परतें मानी जाती हैं। ठीक है, तो जो इसकी 3 परतों का निर्माण हुआ है, उन्हीं पर चर्चा करते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, तो जैसे यह सूर्य है, तो एक परत इसकी यहाँ से लेते हैं, अगले पार्ट से लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यह सूर्य है, ठीक है, यह सूर्य है, इसके आंतरिक परतें एक ये है, एक ये है। ठीक है, और ये सूर्य की, जी हाँ दोस्तों, बाह्य परत है। ध्यान से समझते जाइएगा। सूर्य कुल 6 परतों में से 3 जो मेन है इसकी आंतरिक परतें। ठीक है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी वायुमंडलीय परतें हैं। इस परत को, आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है, इंग्लिश में कोर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परत को विकिरण कहा जाता है, विकिरण, और तीसरी को संवहनीय कहते हैं। ठीक है, संवहनीय। अब इसके बाद की जो परतें हैं वह वायुमंडलीय परतें कहलाती हैं और बाह्य परतें हैं। ठीक है, इसके बाहर की परतें बाह्य परतें हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह कहा जाता है कि सूर्य में कुल 6 परतें हैं, 6 लेयरें हैं। दोस्तों, जो हमारी सूर्य की परत से लगी हुई वायुमंडलीय परत है, इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है, प्रकाश मंडल।
ठीक है ना दोस्तों। फिर दूसरी परत को वर्णमंडल कहा जाता है, क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, याद रखिएगा वर्णमंडल। और तीसरे को किरीट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किरीट कहा जाता है, या फिर कोरोना के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक है, तो सूर्य की वह परत जो हमेशा दिखाई देती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। और सूर्य की वह परत जो हमें सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है उसको किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरीट कहा जाता है। तो यहाँ से भी बातें नोट करने वाली थी, इनको समझने वाली बातें थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रकाश मंडल को फोटोस्फेयर कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है। वर्णमंडल को क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, और इसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए कहानी, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्व। इसको कोर कहते हैं इंग्लिश में, इसको रेडिएक्टिव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे रेडिएक्टिव हो गया, ये है कन्वेक्टिव। ठीक है, तो ये 6 परतें थी, कन्वेक्टिव, रेडिएक्टिव। चलिए, बना लीजिए भैया इसको अच्छे से, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अभी बहुत सारी बातें करना है सूर्य पर, ये मत सोचिएगा कि नहीं करना है। चले, चलिए देखते रहिएगा भाई, हर एक पार्ट्स पर चर्चा हो रही है। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आयु जो है वह आधी आयु तो ये जी ही चुके हैं महाराज जी, इनको सूर्य को बना लीजिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अभी इनकी आयु खत्म हो गई है। ठीक है, ये सूर्य बना कर के रखिए कि हम लोग सूर्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो कितना आयु है इनकी, 5 बिलियन वर्ष है अभी। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष आयु, आधी आयु जी चुके हैं। ठीक है, आधी आयु। चलिए आगे आइए भैया, यह हमारा सूर्य है, यह हमारा सूर्य है। सूर्य के अंदर
71% हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य गैसें हैं, ठीक है दोस्तों। 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2% नहीं लगाए, लगा दीजिए, 2.5% अन्य गैसें विद्यमान है। यही हाइड्रोजन जब टूट टूट करके क्या होता है, हीलियम में बदलता है, किसके कारण? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण। तो दोस्तों इसी के कारण यह क्या होता है, प्रकाशमान होता है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो सूर्य के अंदर क्या होती है भैया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखते हैं तापमान को लेकर के। जैसे क्या है, यह है हमारा सूर्य, ये क्या है, हमारा सूर्य है। जैसे सूर्य का यह केंद्र है, ठीक है, केंद्र का तापमान कितना है, सतह का तापमान बाहरी कितना है। तो दोस्तों सूर्य के बाह्य सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि यह कितना बड़ा है, ठीक है ना। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस अपने आप में कुछ कम नहीं होता भाई, याद रखिएगा, नहीं बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रकाश मंडल इससे लगा होता है, सूर्य के बाह्य सतह से जो वायुमंडलीय परत होती है, याद रखिएगा, उसका भी तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और जो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करता है। समझ सकते होगा कितना ज़्यादा वेग होगा, ठीक है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे यह है हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य से यह है पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 16 से 20 सेकंड का समय लगता है, 16 से 20 सेकंड का समय लगता है। तो कहने का मतलब ये होता है लगभग 500 सेकंड लगता है, पूरा समय 500 सेकंड लगता है,
ठीक है, लगभग 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इनको भी हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हर बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं ना। हर एक पार्ट्स पर बातें करते हुए हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ है हमारा सूर्य, ठीक है। अब सूर्य की परिक्रमा करती है क्या? हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी। कभी कभी यह पास आ जाती है और कभी कभी यह दूर चली जाती है। ठीक है, परिक्रमा करते करते, परिक्रमा करते करते कभी पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। तो दोस्तों थोड़ा इधर का डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा होगा, थोड़ा इधर का डिस्टेंस कम लग रहा होगा। बराबर तो नहीं लग रहा है ना? अगर बराबर लग रहा हो तो बता दीजिएगा। चलिए, लग रहा है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा लग रहा है, बराबर है। थोड़ा एक को पास कर लीजिए और एक को दूर कर लीजिए। अब तो नहीं लगेगा ना? तो कहने का मतलब, यह पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करते करते कभी सूर्य से पास आ जाती है और कभी सूर्य के दूर चली जाती है। ठीक है ना दोस्तों, कभी पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। जैसे आप ही हैं, मंदिर में गए, जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये क्या है भाई? एक मंदिर है और इस मंदिर में आप गए परिक्रमा करने। तो दोस्तों जैसे ही आप मंदिर पे पहुँचे तो परिक्रमा जब कर रहे होते हो तो दोस्तों मंदिर की परिक्रमा की ये है, ठीक है ना। तो आप परिक्रमा करते करते क्या होता है, कभी मंदिर के नज़दीक पहुँचेंगे, कभी दूर, मतलब कभी देवता के पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर। तो उसी तरह हमारी पृथ्वी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है, कब पहुँचती है पास, कब पहुँचती है दूर। तो जैसे पृथ्वी क्या होता है, ठीक है, जो न्यूनतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, हाँ ये पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है, ये अलग अलग समय की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको बता दें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी देख लीजिए दोस्तों, न्यूनतम दूरी है वह कितना है, 14 जी हाँ दोस्तों 7 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी वह कितना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दूरी होना, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसको आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा दूरी पर है ना, अपने आप में बहुत बड़ी दूरी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि औसतन दूरी जो है, औसतन दूरी मतलब कि भाई दोनों का अधिक दूरी कम दूरी दोनों का मान निकाल लीजिए, वही औसतन दूरी होती है, ठीक है। ये औसतन दूरी हो गई कहने का। तो औसतन दूरी कितना है दोस्तों, औसतन दूरी जो है आपकी, औसतन दूरी क्या है, अर्थात आपकी जो होती है वह 14.98 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। कहीं कहीं 6 लिख दिया है, 98 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो ये स्थिति होती है दोस्तों पृथ्वी को लेकर के अधिकतम दूरी को, ठीक है। पृथ्वी को लेकर के क्या अधिकतम दूरी को नहीं, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। बाकी उपसौर अपसौर यही घटनाओं से होता है, वो आगे बताएंगे जब पृथ्वी पढ़ाते समय, टेंशन ना लीजिए, जब ग्रह पढ़ाएंगे तब। आगे आइए दोस्तों, आगे समझते हैं, सौर कलंक के बारे में समझते हैं। सौर कलंक देखिए दोस्तों, जैसे यह है हमारा सूर्य, ठीक है,
और आप जानते हैं सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब देखते जाइएगा, थोड़ा सा कुछ बातें बताते हैं। ये पूरा हमारा ऐसे सूर्य बना लीजिएगा। बेटा हमने वादा किया है कि विथ मैपिंग पढ़ाएंगे, तो हमारा काम है कि विथ मैपिंग से ही चलेंगे। हम वो टीचर नहीं है कि मतलब आपको मैपिंग के साथ ना पढ़ाएं। हमारा उद्देश्य है आपसे जो हमने वादा किया है उस पर अगर हम खरे उतर जाएं तो समझो हमारा जीवन धन्य है। हम आपको हर चीज़ समझा ले जाएं तब भी हमारा जीवन धन्य है। मैं वादा करता हूं कि जितना जियोग्राफी पढ़ाऊंगा सब समझा करके ही पढ़ाऊंगा, भले थोड़ा लेट लग जाए, ठीक है। ये जैसे आपका सूर्य है, ठीक है। आपका क्या है भैया? सूर्य है, हमारा सूर्य है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी सूर्य के अंदर का परमाणु का वेग बढ़ जाता है। जब वेग बढ़ जाता है तो वह टूट करके कुछ पार्ट बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे मनुष्य क्या होता है, जैसे घर परिवार होता है। घर परिवार में कभी कभी क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी कारणवश से, तो देखते हैं एक भाई अलग हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक आकर के मिल जाता है, ठीक है। वही तरह है। तो दोस्तों कहने का मतलब, यहाँ से जब परमाणु का वेग बढ़ा तो सूर्य का पार्ट बाहर निकला, और बाहर निकला तो सूर्य ने क्या किया, फिर से इसको अपने अंदर समाहित किया, ठीक है। इसको अपने अंदर समाहित किया। अब जहाँ से यह पार्ट निकला था वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक काला काला निशान पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार संबंध टूट जाता है तो दोस्तों निशान अपने आप पड़ जाते। इसीलिए कहा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है ना दोस्तों। कभी भी संबंध को नहीं खराब करना चाहिए। नहीं, एक बार अगर संबंध खराब हो जाता है तो वहाँ पर खटास अपने आप आ जाती है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से निकला था, इस बाहर जाएगा तो इसका जो वेग है वो कमज़ोर पड़ेगा, फिर आएगा तो दोस्तों कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है, जब इसमें आकर के मिलता है तो दोस्तों यहाँ दो पार्ट्स बनते हैं। एक कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ ऐसा, ध्यान से समझिए। तो जो एकदम काला काला पार्ट है ना, वही है आपका सौर्य कलंक। याद रखिएगा क्या है, सौर कलंक है। तो जब सूर्य के अंदर परमाणु का वेग बढ़ जाए और सूर्य का कुछ भाग क्या है, टूट करके बाहर निकल करके फिर सूर्य के अंदर समाहित हो जाए या फिर बाहर चला जाए, तो जहाँ से वह पार्ट निकला है या जुड़ा है उस पर जो काले काले धब्बे का निशान पड़ता है उसी को सौर्य कलंक बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, सौर कलंक बोला जाता है। और सौर कलंक का जो अर्थात दोस्तों तापमान होता है, मतलब उस तापमान स्थान का, वह लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो अर्थात है ये कम है ना दोस्तों, जहाँ कम है वहाँ पर लगभग 4500 डिग्री, कहीं कहीं 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इन दोनों को जो एक काला कलर और जहाँ पर कम काला कलर दोनों जहाँ मिलते हैं उसको फान हाइफन लाइन कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये नाम बिल्कुल बिल्कुल नोट करने वाला बातें हैं, ठीक है। ये जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये है सौर कलंक। लेकिन कभी कभी परमाणु का वेग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सूर्य का प्रकाश निकल करके क्या होता है दोस्तों, काफ़ी दूर चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है। जब यह दूर निकल करके आता है दोस्तों जलता हुआ पार्ट, और अगर सूर्य के निकला हुआ भाग पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में दिख जाए, उत्तरी ध्रुव कहाँ, यहाँ, उत्तरी ध्रुव कहाँ, यहाँ, अगर उत्तरी ध्रुव में दिख जाता है तो इसको क्या कहा जाता है,
अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, बोरियालिस। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जब सूर्य से सूर्य का जलता हुआ भाग निकलता है तो इसको सौर ज्वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह सौर ज्वाला जब उत्तरी ध्रुव में दिखाई देती है पृथ्वी के तो इसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और अगर दक्षिणी ध्रुव में दिखाई दी गई, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, अगर ये दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का जलता हुआ भाग टूटा हुआ दिखाई दे जाए तो इसी को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है यह भी हम लोगों ने समझा। सौर कलंक क्या है? जी हाँ, सन स्पॉट क्या है, इस पर भी हम लोगों ने बातें किया। तो इस तरह सूर्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें, सूर्य अपने अक्ष पर लगभग एक परिक्रमा 25 दिन में ही कर लेता है। ठीक है, सॉरी, एक घूर्णन जो है लगभग, ठीक है ना दोस्तों, 25 दिन में कर लेता है। तो यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। और इसके अध्ययन को, सूर्य के अध्ययन को हेलियोलॉजी कहा जाता है, हेलियोलॉजी। ठीक है, सूर्य के अध्ययन को हेलियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हेलियोलॉजी कहते हैं। ये बातें हैं, तो यहाँ तक भी बातें थी, इन पर भी हम लोगों ने एक एक कर लिया है और हर तरह से हमने बातें कर ली हैं दोस्तों। अब सूर्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से दे सकते हैं ये बातें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे और सारी बातों को हमने यहीं पे समाप्त किया। अब कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा ग्रह से संबंधित बातें। तो दोस्तों आप सभी का प्यार और स्नेह हम पर बना रहे और ग्रह को अच्छे से समझिएगा, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके। तो दोस्तों आप सभी लोग ना जाने क्यों हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जिस तरह मैसेज आया आप सबका, सर बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, आप सबका प्यार इसी तरह बना रहेगा तो हर पार्ट्स आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों जब हम, क्या होता है ना, किसी से, जी हाँ दोस्तों, बातें करते हैं, किसी से लगाव रखते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, मानते हैं, वह अपने आप प्यारा हो जाता है। दोस्तों कभी भी किसी भी शिक्षक को, आप हमें ही नहीं, कोई शिक्षक है उससे आप प्यार करना शुरू कर देंगे तो उसकी हर एक बातें अच्छी लगने लगती हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी हर एक, जी हाँ दोस्तों, स्थान पर मोड़ लेती है। तो आप अपना लगाव और प्रेम हमसे बना करके रखें। और मेरी बातें अगर कोई नहीं समझ में आती हैं, ना बातें पता चल पाती हैं, तो आप कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, आप सभी लोग सकुशल होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों कहते हैं, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दीजिए हमें इजाज़त यहीं पर, फिर मिलेंगे हम एक नए आगाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।